हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी सर जो सीधे तौर पर असर डालती हुई दिखेंगी बाजारों पर और निवेशकों पर? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आप सबका स्वागत है। हर्ष ने जैसा आपको बताया कि आज सारे शेयर बाजार, इवन चीन के बाजार में भी थोड़ा दबाव है, लेकिन वहाँ भी बेहतरी की उम्मीद है। सारे शेयर बाजार ग्रीन में है और इसकी बड़ी वजह यह है कि बॉन्ड बाजार से एक राहत के इशारे आए हैं और वहीं से हम अपनी आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। और पूरा दिन आज इन अच्छी खबरों के साए में रहेगा। हालांकि कुछ चुनौतियाँ भी हैं अर्थव्यवस्था में और भू राजनीतिक स्तर पर, जिन्हें हम बीच में जिक्र करेंगे। जापान के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक ने 20, 30 और 40 साल के बॉन्ड की सप्लाई कम करने का संकेत दिया है। इस बात की संभावना पहले से तय थी कि यील्ड बढ़ने के बाद जापान में अब बॉन्ड्स की बिक्री में, बॉन्ड की इशुएंस में कमी आएगी और इसका नतीजा यह हुआ कि जो लंबी अवधि के बॉन्ड्स हैं उन पर यील्ड में कमी आई, जापान में भी और अमेरिका में भी बॉन्ड यील्ड्स नरम पड़ी और इसलिए हमने शेयर बाजारों में कल तेजी देखी। आज फ्यूचर्स में भी अच्छी तेजी दिख रही है। हमारे लिए समझना जरूरी है कि बॉन्ड बाजार हमेशा शेयर बाजार को डराता, प्रभावित करता है और जब भी बॉन्ड यील्ड्स चढ़ती हैं शेयर बाजारों में बड़ी बेचैनी होती है, मुद्रा बाजारों में बड़ी बेचैनी होती है। और आज का दिन, कल शाम को भारतीय बाजार बंद होने के बाद आज बाजार शुरू होने तक का दिन बॉन्ड मार्केट के लिहाज से सबसे अच्छी और राहत भरी खबरों का था। फ्रांस में महंगाई का आंकड़ा आया, राहत देने वाला था। इससे यूरो एरिया में भी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी हल्की हुई। ब्रिटेन ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जगह छोटी अवधि के कर्ज जुटाने का संकेत दिया, यह भी यील्ड्स के लिए अच्छी खबर थी। अब निगाहें अमेरिका में की ट्रेजरी में 5 और 7 वर्ष के नोट की बिक्री पर है, जो अगले 2 दिनों में दिखाई देगी। तो इसलिए आपको पूरे बाजारों में पूरी दुनिया के बाजारों में बॉन्ड मार्केट से दबाव घटने की उम्मीद में बेहतर तेजी दिखाई दी और आज इस छाया में बाजार कारोबार करेंगे। हमें शुरुआत से ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े बहुत उत्साह नहीं बढ़ा रहे हैं। बुनियादी मशीनरी यानी कैपिटल गुड्स के ऑर्डर में कमी आई है, यह ताजा आंकड़ा है। इससे लगता है कि अमेरिका में नया निवेश नहीं हो रहा है, कमजोरी का संकेत है। जबकि अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप इस बात की कोशिश में है कि वो टैरिफ लगाकर अमेरिकी उद्योगों को नए निवेश के लिए प्रेरित करें। कनाडा से खबर है कि ट्रेड वार के कारण कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। अमेरिका और चीन से मांग घटी है, इसलिए राजकोषीय घाटे के लिए रिकॉर्ड कर्ज लेने की तैयारी हो रही है। अन्य वित्तीय खबरों में हम देखें, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने ब्याज दर घटाई है, करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में थोड़ी कमी आई है। स्विट्जरलैंड में महंगाई नकारात्मक है, डिफ्लेशन का खतरा है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उस स्थिति पर नजर रखेगा और तत्काल कोई कदम नहीं उठाएगा। अब हम देखते हैं वो खबरें जो बाजारों को प्रभावित करेंगी। सबसे पहली खबर जो सुबह आई वो एलन मस्क को लेकर थी। एलन मस्क के खिलाफ अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। यह माना जा रहा है कि एलन मस्क ने डॉज के प्रमुख के तौर पर, अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक के तौर पर अमेरिकी व्यवस्था में, सिस्टम में दखल दिया है और अब उसकी जांच होगी। यह बड़ा फैसला है जो आज दिन में एलन मस्क से जुड़ी हुई कंपनियों पर और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित, अमेरिका से आने वाली खबरों को प्रभावित करेगा। अमेरिका में एनपीआर ने ट्रंप के सार्वजनिक मीडिया फंडिंग में कटौती के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अमेरिका में सब मुकदमों की बाढ़ आई हुई है व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। पहला मुकदमा हमने आपको मस्क के लिए बताया। दूसरा मुकदमा है जो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस फैसले से जो अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट है, जिसमें कि मीडिया की और बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा दी गई, उसका उल्लंघन किया गया। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ट्रंप ने स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू पर अचानक रोक लगा दी और इससे पूरी दुनिया के छात्रों में बड़ी बेचैनी है। यह कहा जा रहा है कि जो नए आवेदक आएंगे उनके सोशल मीडिया की सक्रियता की पड़ताल की जाएगी और इससे अमेरिका में जाने वाले छात्रों के प्लान और उनकी योजनाएं प्रभावित हुई हैं। ट्रंप ने हार्वर्ड की $100 मिलियन की फंडिंग रोकने की धमकी भी दी है। यहां से हम चलते हैं यूरोप में, जिस पर अगले 3-4 दिनों तक, बल्कि अगले 15 दिनों तक सबसे ज़्यादा निगाहें रहने वाली हैं। ईयू और यूएस के बीच में, यूरोपीय समुदाय और यूएस के बीच में वार्ता में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। यूरोपीय आयोग ने ईयू की कंपनियों से अमेरिका में कारोबार के बारे में जानकारी जुटाई है और ये कहा है कि उन्होंने कितना निवेश किया है, कितना फंड दिया और कितना टैरिफ पे कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाए। संकेत ये है कि अगर 14 जुलाई तक एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और ईयू के बीच में कोई समझौता नहीं होता, यानी अमेरिका और ईयू के बीच ट्रेड डील नहीं होती है, तो करीब करीब $23.8 अरब के अमेरिकी सामान पर ईयू जवाबी टैरिफ लगा देगा। इधर यूरोप में एक बड़ा घटनाक्रम है। यूरोप से में हथियारों की दौड़ शुरू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से अपने को अलग किया है। यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अब यूरोप के ऊपर है, इसलिए ईयू के मंत्रियों ने करीब $150 अरब का यूरोपियन रक्षा फंड मंजूर किया है। यूरोप के सभी देश रक्षा खर्च बढ़ाने जा रहे हैं और ये एक नई होड़ है जो यूरोप में शुरू हो रही है हथियार बनाने के लिए। इधर
रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी चिंता है, इसके भड़कने के आसार हैं। ताज़ा हमला जो रूस से यूक्रेन पर हुआ था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के पूरे फैसलों पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि पुतिन पर भरोसा करना मुश्किल है। उसके बाद का घटनाक्रम यह है कि जर्मन चांसलर मर्ज ने यूक्रेन को इस बात की इजाज़त दी है कि वो यूरोप से मिले हथियारों की मदद से रूस के भीतर तक हमले करे। और अगर ऐसा होता है, यह कहा गया कि दूरी की कोई सीमा नहीं है, अभी तक यूक्रेन के हमले रूस की सीमा तक थे, रूस के भीतर हमले करने की छूट दी गई है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब यूक्रेन की तरफ से किसी बड़े पलटवार की संभावना दिखाई दे रही है और इसलिए ऊर्जा बाजारों में जोखिम प्रीमियम बढ़ने लगा है। इस पर आज हमारी निगाह रहेगी। यह घटनाक्रम दुनिया के वित्तीय बाजारों को और ऊर्जा बाजारों पर दबाव रहेगा। उधर ऊर्जा बाजार की दूसरी खबर की तरफ हम मुड़ते हैं। ओपेक की बैठक होने वाली है, जहां 4,11,000 बैरल प्रतिदिन के तेल उत्पादन की वृद्धि को मंजूरी की संभावना है। यह सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो आज दिखेगी। हालांकि तेल बाजार इसे पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था, संभावनाएं तेल बाजार को पता थी। सऊदी अरामको के बारे में कल हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब के बजट पर दबाव है, तेल से इनकम घट रही है और सऊदी अरामको जो कि सऊदी सरकार की रेवेन्यू मशीन है, वो अपनी संपत्तियां बेचकर संसाधन जुटाना चाहती है। सऊदी अरामको फिलहाल 5, 10 और 30 साल के डॉलर बॉन्ड्स की बिक्री शुरू कर रही है, जिससे नए फंड जुटाए जा सकें। ओमान के बजट के आंकड़े आए हैं, ऑयल इनकम कम होने के कारण बजट पर दबाव है। तेल की कीमतें स्थिर हैं क्योंकि बाजार को ओपेक के उत्पादन वृद्धि का अंदाज था, लेकिन आज फैसले के बाद हमें तेल के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखनी होगी। जापान के बाद चीन के ऑटो बाजार में बड़ी हलचल है और इसी से हम चीन की तरफ चलते हैं। जापान की ऑटो कंपनियां परेशान हैं। जापान की ऑटो कंपनियों ने अपने भविष्य के आकलन रोक दिए हैं। अमेरिकी बाजार में उन्हें पहुंचने के लिए उन पर जो टैरिफ लगाया गया, उसके बाद जापान की कंपनियों को जबरदस्त घाटे हुए हैं, उत्पादन में कटौती हो रही है। इधर चीन की ऑटो कंपनियों ने अपनी कारों में, खासतौर से इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में भारी कटौती की है। BYD ने करीब अपनी कीमतें 34% तक घटा दी हैं और इसके प्राइस वार के बाद चीन में ऑटो कंपनियों के शेयर टूट रहे हैं। इसका असर दुनिया के अन्य कार बाजारों पर भी दिखेगा, क्योंकि चीन में अगर कारें सस्ती होंगी तो वो चीन की कंपनियां अन्य बाजारों में भी कार सस्ते करने की कोशिश करेंगी। चीन में एक और दिलचस्प मामला आया है जिस पर काफ़ी चर्चा है, चीन के शेयर बाजार में भी और चीन के उद्योग के बीच में। चीन में 0 माइलेज वाली यूज्ड कार का बाजार आ गया है। ऐसा लग रहा है कि कंपनियां बाजार में कार बेचने के लिए उन्हें रजिस्टर करा देती हैं, वो चली हुई कारें नहीं होती हैं और उन्हें यूज्ड कार के तौर पर बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे कि बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके और कीमतें कम की जा सके। चीन के नियामक की निगाहें इस पर टेढ़ी हुई हैं और वो कंपनियों से इस बात पर पूछताछ कर रही है। अब हम चलते हैं क्रिप्टो बाजार की तरफ, जहां धुआंधार घटनाक्रम है और पिछले कुछ हफ्तों से क्रिप्टो बाजार में कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। बिटकॉइन 1,11,000 के उच्चतम स्तर पर चढ़ा है। कमजोर अमेरिकी डॉलर की मदद मिल रही है बिटकॉइन की कीमत को। आज सुबह 6 बजे तक की कीमतों के मुताबिक इथेरियम, सोलाना, XRP, BNB, ADA सभी 1.5 से 3% तक ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली भी आ रही है। इधर अमेरिका के बैंक स्टेबल कॉइन के लिए नए नियमों को तैयार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के क्रिप्टो रेगुलेटर कुछ समय में स्टेबल कॉइन के नए नियम लेकर आएंगे। एक और बड़ी खबर क्रिप्टो बाजार से जो आई वो थी कि स्टेबल कॉइन जारी करने वाली एक प्रमुख कंपनी है सर्कल, जो करीब $6.7 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ अमेरिका में IPO लाने वाली है। इधर ट्रंप मीडिया ने, जो कि ट्रंप का अपना कॉइन है, उसने बिटकॉइन ट्रेजरी के लिए $2.5 बिलियन जुटाने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि US, EU और एशिया में स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो ETF के ढांचे पर नए नियम बनना शुरू हो रहे हैं। भारत में भी रुपए के मुकाबले बिटकॉइन रिकॉर्ड स्तर पर है और भारतीय एक्सचेंजों पर अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं। हम कमोडिटी बाजार की तरफ चलते हैं, जहां सबसे पहले एनर्जी को देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में के बाद WTI और ब्रेंट में मजबूती है, लेकिन कीमतें अभी भी $65, ब्रेंट $65 पर और WTI $62 से नीचे है, लेकिन कीमतें मजबूती दिखा रही हैं। इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत करीब $64 प्रति बैरल के आसपास है। काफ़ी दिनों बाद हेनरी हब पर नेचुरल गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। LNG की मांग बढ़ी है, जिस वजह से हेनरी हब पर गैस थोड़ी मजबूत दिख रही है। गोल्ड की कीमतों में मजबूती का रुख है। गोल्ड बाजार में एक बड़ी खबर आज थी कि अमेरिका से स्विट्जरलैंड का गोल्ड इंपोर्ट 2012 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड एक बड़ा गोल्ड सप्लायर है दुनिया में और दुनिया के बैंक स्विट्जरलैंड से गोल्ड खरीदते हैं। ये आपूर्ति बता रही है कि सोने की मांग आने वाले समय में, खासतौर से जो सरकारी और बैंकों की मांग है, वो मजबूत रहेगी। सोना और चांदी दोनों में अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। चीन की मांग कम होने के कारण
कॉपर पर दबाव दिख रहा है। गेहूं के बाजार से एक महत्वपूर्ण खबर आई है जिसका असर हमें भारत पर भी दिखाई देगा। चीन की मांग में अचानक कमी आई है जिससे ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का भारी स्टॉक बन गया है और इससे गेहूं की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव है। पाम ऑयल जो कि भारतीय बाजार को प्रभावित करता है, भारत में पाम ऑयल का इंपोर्ट होता है, भारतीय घरों में खाद्य तेल की कीमतें जिससे प्रभावित होती हैं, उसके बारे में एक ज़रूरी खबर है जो हमें आज भारत के बाजारों पर भी असर करती दिखाई देगी। मलेशिया में पाम ऑयल एसोसिएशन ने उत्पादन बढ़ने का अनुमान जारी किया है, खासतौर से मई के शुरुआत में, जिसके बाद मलेशियन फ्यूचर्स में पाम ऑयल की कीमतें टूटी हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबर आई है पाम बाजार से कि मलेशिया और चीन ने पश्चिमी चीन के हिस्से में पाम की सप्लाई चेन बनाने के लिए एक करार किया है। कमोडिटी खबरों से अब हम चलते हैं कॉर्पोरेट खबरों की तरफ। अमेरिका में तकनीकी कंपनियों के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध एनवीडिया पर भारी पड़ रहे हैं, राजस्व गिरा है, शेयर में अस्थिरता है, हालांकि नतीजे अच्छे होने की उम्मीद है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और एआई कंपनी सेल्सफोर्स ने डेटा मैनेजमेंट तकनीक में विस्तार के लिए करीब $8 बिलियन से इन्फॉर्मेटिका के अधिग्रहण की तैयारी की है। सेल्सफोर्स काफ़ी बड़े और हाई प्रोफाइल्स अधिग्रहण करने के लिए काफ़ी मशहूर और चर्चित रही है। इधर टैरिफ की ऊहापोह और उलझन के कारण जापान की प्रमुख कार कंपनी टोयोटा अपने कुछ वाहनों का उत्पादन ब्रिटेन में करने की योजना बना रही है। खासतौर पर टोयोटा कोरोला का उत्पादन ब्रिटेन में होगा क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक टैरिफ समझौता हो चुका है और कई जापानीज कंपनियां अब अपने उत्पादन क्षमताओं को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर Xiaomi जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है उसने एक नई SUV पेश की है जो कि और कंपनी ऑटो सेक्टर में विस्तार कर रही है। KFC UK और आयरलैंड में अपने नए रेस्टोरेंट चेन स्थापित करेगी। चलते हैं विदेशी मुद्रा बाजार की तरफ। रुपया 85 पर स्थिर है। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों पर निगाह रहेगी। डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे है। चूंकि बॉन्ड यील्ड्स कम हुई, ट्रेजरी पर दबाव कम हुआ, तो इसलिए आज डॉलर में हमें स्थिरता दिखाई दी है। डॉलर के मुकाबले यूरो और जापानी येन पर दबाव दिख रहा है। भारत की खबरें आज भी महत्वपूर्ण हैं। भारत से खबरें जो बाजारों को इसको और नीतियों को प्रभावित करेंगी। वित्त मंत्रालय ने पहली बार अपनी एक रिपोर्ट में कल कहा है कि टैरिफ की अनिश्चितता के कारण निर्यातक और आयातकों के लिए जोखिम बढ़ रहा है। यानी सरकार ये मान रही है कि अब टैरिफ की परिस्थितियां भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनेगी। IMD ने जून में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान दिया है। फसल के लिए अच्छी खबर है, पर बाढ़ और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। टाटा कैपिटल के IPO की तैयारी हो रही है, बाजार के लिए अच्छी खबर है। प्राइमरी मार्केट भारतीय शेयर बाजार में प्राइमरी मार्केट एक कुछ महीनों से थोड़ा सुस्त है। ऐसा माना जा रहा है कि टाटा कैपिटल का IPO आने के बाद यहां मौसम बदल सकता है। LIC का रिकॉर्ड मुनाफा आया है, हालांकि नेट प्रीमियम इनकम में कमी आई है। LIC हेल्थ इंश्योरेंस में उतरने वाली है, इसकी तैयारियों पर नजर रहेगी। शेयर बाजार में आज LIC के स्टॉक पर प्रतिक्रिया दिखाई देगी। सिंगापुर, मॉरिशस और साइप्रस जैसे देशों में सक्रिय NRI और विदेशी फर्मों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले विदेशी अनिवासी भारतीयों और कंपनियों ने टैक्स ट्रीटी शॉपिंग की है, यानी टैक्स छूट संधियों का बेजा इस्तेमाल किया है और टैक्स बचाया है। अगले 24 घंटे में निगाह रहेगी ओपेक की बैठक पर, क्योंकि इस बैठक का परिणाम तेल बाजार को प्रभावित करेगा। तेल उत्पादन बढ़ाने पर फैसला होना है। जापान अपने बॉन्ड जारी करने की कटौती में विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। कल ये संकेत दिए थे जापान की सरकार और जापान के बैंक ने कि वो बॉन्ड जारी करने के कार्यक्रम पर में थोड़ा नियंत्रण करेगा। EU और US की व्यापार वार्ता और टैरिफ की समय सीमा पर नजर रहेगी। उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा। जी, तो यहाँ पर साफ तौर पर सर ने तमाम तरह के घटनाक्रम आपको समझा दिए और आज का दिन भी काफ़ी क्रूशल रहने वाला है क्योंकि एनवीडिया के तिमाही नतीजे आने वाले और फेड जो की बैठक जो है वो मिनट्स के जो उसके मिनट्स है वो भी जारी किए जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारा जो कीमती जो जानकारी है हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करी सर।